दोस्तों, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर आज हमारा पहला लेक्चर है और इस लेक्चर में हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग। यानी कि इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। यानी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम समझने वाले हैं कि वो किस टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन इज़ एन इंटरप्रेटेड हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी पाइथन एक इंटरप्रेटर बेस्ड हाई लेवल और जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट्स डिज़ाइन फिलॉसफी emphasizes code reusability with its use of significant indentation. Its language constructs as well as its object-oriented approach aim to help programmer write clear logical code for small and large scale projects। यानी हमारा जो पाइथन है वो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, देन वो हाई लेवल लैंग्वेज है, वो एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है और वहाँ पर इंडेंटेशन का यूज़ करके कोड को बहुत ही प्रॉपर तरीके से रीडेबल फॉर्म में लिखा जा सकता है। दोस्तों, अगर हम पाइथन को प्रॉपरली समझना चाहते हैं कि वो किस टाइप की लैंग्वेज है तो हमें इन सारे टर्म्स को समझना पड़ेगा कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्या होती हैं, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती हैं, जनरल पर्पस लैंग्वेज क्या होती हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच क्या होता है। इसको हम समझे इससे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं पाइथन के कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में, कुछ बेसिक उसके जो अपने बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे कि पाइथन को डेवलप करने वाली जो टीम थी वो थी पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। पाइथन को जो पहला वर्जन लॉन्च हुआ था वो लॉन्च हुआ था 20 फरवरी 1991 को। लगभग 30 साल बीत चुके हैं। वो डिज़ाइन किया गया था गुडोवान रसम के द्वारा। और पाइथन का जो इंटरप्रेटर है दोस्तों वो हर तरह के ओएस के लिए अवेलेबल है, चाहे विंडोज ओएस हो, चाहे लाइनक्स हो, चाहे मैक हो। यानी हर तरह के ओएस के लिए हमारा पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं जो पाइथन का बिल्कुल लेटेस्ट स्टेबल रिलीज लॉन्च हुआ है, यानी एक ऐसा वर्जन जो प्रॉपरली टेस्टिंग के बाद लॉन्च हुआ है, वो हुआ है 4 अक्टूबर 2021 को। अगर हम बात करते हैं पाइथन के प्रोग्रामिंग पैराडाइम की तो ये एक मल्टी पैराडाइम लैंग्वेज है जहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्रोसीजरल लैंग्वेज, फंक्शनल, स्ट्रक्चर्ड, इस तरह के सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। दोस्तों, अब आइए समझते हैं जो हमारा पाइथन का जो पहला हमारा कैरेक्टरिस्टिक था कि पाइथन एक इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है। तो इस लॉजिक के हिसाब से अगर हम सोचें तो लैंग्वेज दो टाइप की आती हैं, दो कैटेगरी की होती हैं। एक हमारी होती है कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज और दूसरा हमारा होता है इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज। दोस्तों, हम दोनों को वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम ये समझते हैं कि जो भी प्रोग्राम हम एडिटर पर लिखते हैं, यानी जब हम प्रोग्राम राइट कर रहे होते हैं तो अपने कीबोर्ड के माध्यम से जो भी कोड हम लिखते हैं उसे हम कहते हैं सोर्स कोड। इस सोर्स कोड अब यूज़ फॉर्म में है, जिसे हम राइट कर रहे हैं, जिसे हम समझ रहे हैं, जिसे हम एडिट भी कर सकते हैं। अभी ये हमारा प्रोग्राम उस फॉर्म में है जो हम समझ रहे हैं। जो हमारी लैंग्वेजेस होती हैं जिन्हें हम कंपाइल्ड लैंग्वेज बोलते हैं, वो हमारे द्वारा लिखे गए प्रोग्राम को कंपाइलेशन के माध्यम से मशीन कोड में कन्वर्ट करती हैं। यानी जो हमने प्रोग्राम लिखा वो प्रोग्राम हमारा हो गया सोर्स कोड। अब कंपाइलर की मदद से इस सोर्स कोड को हम कन्वर्ट करते हैं मशीन कोड में। अब हमारा प्रोग्राम उस फॉर्म में है कि हमारा जो मशीन है, जो प्रोसेसर है, उसको वो रीड कर सके, एग्जीक्यूट कर सके और हमें रिजल्ट या आउटपुट प्रोवाइड कर सके। तो कंपाइल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती हैं जो हमारे द्वारा लिखे गए प्रोग्राम को पहले कंपाइल करेंगे, देन हमें मशीन कोड मिलेगा जिसे हम रन कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो मशीन कोड हमें मिला है वो मशीन कोड हमें टारगेट मशीन के आर्किटेक्चर के हिसाब से जनरेट हुआ है और उस मशीन पर वो कोड रन कर सकता है। कुछ लैंग्वेजेस जो कंपाइल बेस्ड हैं वो हैं प्लस प्लस, कोबोल वगैरह। अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि जो हमने कोड मिला है, जो हमें कोड, इस सोर्स कोड को कंपाइल करने के बाद जो हमें मशीन कोड मिला है, क्या उसमें हम फर्दर कोई मॉडिफिकेशन है चेंज कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कोड उस फॉर्म में है जिसे मशीन समझता है, वो हम इंसान नहीं। दोस्तों, अब आइए हम समझते हैं कि इंटरप्रेटेड बेस्ड लैंग्वेज क्या होती है। इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जहाँ पर जो भी हमने सोर्स कोड लिखा हुआ है, यानी हमने कीबोर्ड के माध्यम से जो भी प्रोग्राम टाइप किया है, उसे कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उन्हें हम सीधे रन कर सकते हैं, सीधे एग्जीक्यूट कर सकते हैं इंटरप्रेटर के माध्यम से। दोस्तों, यहाँ पर एक थोड़ा सा अंतर आपको समझ लेना पड़ेगा कि कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज में क्या होता है कि कंपाइलेशन के बाद जो सोर्स कोड मिलता है उसे फ्यूचर में हम एडिट नहीं कर सकते हैं।
यानी ऑब्जेक्ट कोड जो हमें मिलता है कंपाइलेशन के बाद, उसे हम एडिट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज की, तो यहाँ पर दरअसल हमारा प्रोग्राम कंपाइल होता ही नहीं है। एक्चुअल में यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यूज होता है, वर्चुअल मशीन का कॉन्सेप्ट। यानी जो हमारा सोर्स कोड है जिसे हम राइट किया है, वो जिस भी कंप्यूटर पर रन कराया जाएगा, उससे पहले हमें इंटरप्रेटर की मदद से उसे इंटरप्रेट करना होगा। देन उसी पीसी पर हमारा मशीन कोड जनरेट होता है जो उसी सेम पीसी पर रन कर जाए। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि हमारा प्रोग्राम एक पीसी पर कंपाइल करके मशीन कोड में कन्वर्ट कर दिया गया और उसी कोड को हम कहीं पर भी रन कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जिस पीसी पर हमें प्रोग्राम को रन करना होता है, वहीं पर हम यूज़ करते हैं इंटरप्रेटर का। और वो इंटरप्रेटर क्या करता है, एक ऐसा कोड जनरेट करता है जो वर्चुअल मशीन मशीन पर बेस्ड होता है। वर्चुअल मशीन एक ऐसी मशीन को माना जाता है जो हर तरह के पीसी में, हर तरह के प्लेटफॉर्म में अवेलेबल होती है। तो जिस पीसी पर हम प्रोग्राम को रन करना चाहते हैं, उसी पीसी के आर्किटेक्चर के हिसाब से जो इंटरप्रेटर है वो मशीन कोड जनरेट करता है। इसे हम बाद में फ्यूचर में भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई एक कॉमन कोड या बिल्कुल स्पेसिफिक कोड नहीं जनरेट होता है कि हमने प्रोग्राम को कंपाइल किया और मशीन कोड हमें मिल गया तो हम समझ नहीं सकते। यहाँ पर एवरी टाइम जब भी हमें प्रोग्राम को रन करना होगा, हमें टारगेट पीसी पर इंटरप्रेटर की मदद से उस प्रोग्राम को इंटरप्रेट करना होगा। देन वहीं पर हमें मशीन कोड मिलेगा जो कि रन हो जाएगा। तो हम प्रोग्राम को किसी भी मोड में किसी भी समय चेंज कर सकते हैं। कुछ लैंग्वेजेज जो इंटरप्रेटर बेस्ड होती हैं, वो जावा स्क्रिप्ट है, हमारा जावा है, पाइथन है, बेसिक है। ये सारी लैंग्वेजेज हमारी क्या होती हैं, इंटरप्रेटर बेस्ड होती हैं, जहाँ पर सोर्स कोड को कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं होती। दोस्तों, पाइथन हमारा एक इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है। इसके साथ ही साथ पाइथन हमारा हाई लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में भी आता है। दोस्तों, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज दो कैटेगरी लैंग्वेज की इस नज़रिए से होती हैं। लो लेवल लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो वहाँ पर दो सब पार्ट होते हैं, मशीन लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज में दोस्तों हम क्या करते थे, हम सीधे उसी फॉर्म में कोड लिखते थे या प्रोग्रामिंग करते थे जहाँ पर हमारे द्वारा दिए गए कोड को हमारा जो डिवाइस है या पीसी है या प्रोसेसर है डायरेक्टली समझ जाता था। तो कुल मिला के हम मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कोड देते थे, यानी ऐसे कोड लिखते थे जो मशीन डायरेक्टली समझ जाता था। उस तरीके की अगर हम प्रोग्रामिंग टेक्निक का यूज़ करें तो प्रोग्राम करना बहुत कठिन टास्क हो जाएगा, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। यानी हर यूज़र के लिए ईजी नहीं रहेगा प्रोग्राम को राइट करना। लेकिन जब हम बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस की, तो हाई लेवल लैंग्वेजेस हमारी जो नॉर्मल लैंग्वेज होती है, जो कॉमन इंग्लिश हम यूज़ करते हैं या मैथमेटिकल नोटेशन यूज़ करते हैं, उन्हीं सारी चीज़ों को हमने एज इट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी यूज़ कर लिया है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं, वो होती हैं क्लोजर टू ह्यूमंस। यानी हम लोग जो जनरल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, उन्हीं का यूज़ करके हम कंप्यूटर प्रोग्राम्स राइट करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज डज नॉट रिक्वायर एड्रेसिंग हार्डवेयर कॉन्स्टेंट्स, यानी यहाँ पर हम सीधे हार्डवेयर को कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं। तो प्रोग्राम को बनाना, प्रोग्राम को डिबग करना, करेक्ट करना, सब कुछ इजी हो जाता है। लेकिन ध्यान देने की बात दोस्तों ये है कि हाई लेवल लैंग्वेज को सबसे पहले हमें कंपाइलर की मदद से या इंटरप्रेटर की मदद से मशीन कोड में कन्वर्ट करना होता है। देन हमारा कंप्यूटर उसको समझ सकता है और एग्जीक्यूट कर सकता है। बिना इंटरप्रेट किए, बिना कंपाइल किए हाई लेवल लैंग्वेज को एग्जीक्यूट करना या रन करना पॉसिबल है। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम को राइट करना, डिबग करना, ये सब कुछ ईजी हो जाता है दोस्तों। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ जनरल पर्पज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि हमने बात किया था कि हमारा जो पाइथन है वो एक जनरल पर्पज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दोस्तों, कुछ पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज हैं जैसे कोबोल हो गया, फोर्ट्रान हो गया। वो लैंग्वेजेस क्या होती थी, स्पेसिफिक किसी एक फील्ड के लिए प्रोग्राम बनाने के लिए ही सीमित थी। जैसे अगर हम बात करते हैं कोबोल की, तो कोबोल बेसिकली बिजनेस एप्लीकेशन बनाने के लिए ही उसका इस्तेमाल हम कर सकते थे। लेकिन दोस्तों, अगर हम बात करते हैं जनरल पर्पज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, तो ये ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जो किसी एक खास डोमेन तक सीमित नहीं रहती हैं। यानी इनका यूज़ हम लगभग हर तरह के एप्लीकेशन डेवलपमेंट में कर सकते हैं, चाहे वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन की बात हो या कोई रिसर्च वर्क हो। यानी लगभग हर तरह के एप्लीकेशन डेवलपमेंट में हम यूज़ कर सकते हैं इन लैंग्वेजेस को। उन्हें हम कहते हैं जनरल पर्पज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जो कि पाइथन भी इसी कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम की, क्योंकि हमने आपको बताया था कि हमारा जो पाइथन लैंग्वेज है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को भी फॉलो करता है। दोस्तों, ये
यहाँ पर इस समय तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लैंग्वेज इस नज़रिए से दो टाइप की होती हैं, एक होती है प्रोसीजरल और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अगर हम बात करते हैं प्रोसीजरल लैंग्वेज की, तो वहाँ पर क्या होता है, हमारा पूरा कंप्लीट प्रोग्राम एक साथ ही लिखा जाता है, यानी सारे के सारे कोड एक दूसरे पर एक हिसाब से इंटरडिपेंडेंट होते हैं। पूरा प्रोग्राम राइट करने के बाद हम किसी भी लाइन में अगर चेंज करते हैं तो उसका जो इफेक्ट होता है वो पूरे प्रोग्राम पर पड़ता है। लेकिन दोस्तों, अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच की, तो यहाँ पर हमारा जो पूरा कंप्लीट प्रोग्राम होता है वो अलग अलग क्लास या ऑब्जेक्ट में डिवाइड होता है। क्लास या ऑब्जेक्ट क्या होता है? किसी स्पेसिफिक काम को पूरा करने के लिए हमें जिस भी डेटा टाइप की ज़रूरत है और उस डेटा पर प्रोसेस करने के लिए जो भी हमें कोड चाहिए, उनका एक कंप्लीट पैकेज या बंडल, यही हमारा कहलाता है क्लास। और एक क्लास अगर हम बना लेते हैं तो उस क्लास के हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। इससे बेनिफिट दोस्तों ये होता है कि अलग अलग तरह के फंक्शन को ऑपरेट करने के लिए अलग अलग तरह का क्लास या ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो हमारा एक जो कंप्लीट प्रोग्राम है वो छोटे छोटे सब मॉड्यूल में टूट जाता है या डिवाइड कर सकते हैं। तो पूरे एक बड़ी प्रॉब्लम को हम एक छोटी छोटी प्रॉब्लम या यूनिट में डिवाइड कर सकते हैं और हर यूनिट को हम इंडिविजुअली हैंडल कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट की मदद से हम बड़े प्रोग्राम को आसानी से डेवलप कर सकते हैं। और ख़ास बात यह है दोस्तों कि जब भी उस पूरे प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर में हमें कोई नया फीचर ऐड करना होता है तो हम एक नया ऑब्जेक्ट या क्लास जनरेट कर लेते हैं। और उस पूरे प्रोग्राम में अगर कोई एक सेगमेंट हमें रिमूव करना होता है, प्रोग्राम का कोई एक हिस्सा हमारे काम का नहीं होता है, तो हम उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या क्लास को अपने प्रोग्राम से रिमूव कर देते हैं। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पर हम एक बड़े प्रोग्राम को बहुत ही ईजिली छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड करके बना सकते हैं कंप्लीट प्रोग्राम को। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट है उससे कुछ बेनिफिट्स होते हैं प्रोग्राम डेवलपमेंट में। जैसे पहला हमारा है मॉड्यूलरिटी फॉर ईजियर ट्रबल शूटिंग। जैसा कि हमने आपको बताया कि एक बड़ा प्रोग्राम जो हमारा है उसको हम अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट क्लास या ऑब्जेक्ट को मिला के जनरेट करेंगे, तो हर हिस्से को चेक करना, उसमें गलतियों को खोजना और करेक्ट करना, ट्रबल शूटिंग बोलते हैं, ये सब इजी हो जाता है। दूसरा हमारा बेनिफिट है रीयूज़ ऑफ कोड थ्रू इनहेरिटेंस, यानी एक अगर हमने क्लास या ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है और पूरे प्रोग्राम में वही फंक्शन हमें और भी जगह पर यूज़ करना है, तो हम इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके जो एग्जिस्टिंग हमारा क्लास या ऑब्जेक्ट है उसको हम प्रोग्राम में कहीं पर भी रीयूज़ कर सकते हैं। तीसरा जो हमारा बेनिफिट है वो है फ्लेक्सिबिलिटी थ्रू पॉलीमॉर्फिज्म, यानी एक ही नाम से हम मल्टीपल फंक्शन जनरेट कर सकते हैं। जैसे हमें सम नाम का एक फंक्शन जनरेट करना है तो हम 2 नंबर को सम करना चाहते हैं, 3 नंबर को सम करना चाहते हैं, 4 नंबर को सम करना चाहते हैं, सारे के सारे प्रोग्राम का नाम हम एक दे सकते हैं, सम। तो जब भी हमें वो फंक्शन कॉल करना होगा हम सिर्फ फंक्शन का नाम देंगे और जितनी भी वैल्यूज़ देनी है हम दे देंगे। वो अपने आप मैच कर लेगा कि हम मल्टीपल नंबर को ऐड करना चाहते हैं, यानी 2 3 4 जितने भी नंबर को ऐड करना चाहते हैं वो ऑटोमेटिकली वो जो भी उसके पैरेलल फंक्शन मैच करेगा उसको वो अपने आप कॉल करके रन कर लेगा। इसे हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, यानी एक ही नाम से मल्टीपल फंक्शन हम कर सकते हैं। और चौथा जो हमारा दोस्तों बेनिफिट है वो है इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं कि हम कंप्लीट प्रोग्राम को डिफरेंट क्लास या ऑब्जेक्ट में डिवाइड कर लेते हैं और अलग अलग हिस्से को मैनेज हम आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। तो हमारा जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है थोड़ा सा इफेक्टिव और ईजी हो जाता है। दोस्तों मैं आपको फिर रिमाइंड करा दूं कि हमारा जो पाइथन है वो किस टाइप का लैंग्वेज है। हमारा पाइथन इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वहाँ पर आप इंडेंटेशन का यूज़ करते हैं। आने वाले लेक्चर में हम इंडेंटेशन को अच्छे से समझेंगे, यानी एक इंडेंट सिमिलर इंडेंट में जितनी भी लाइनें हैं वो सारी की सारी लाइनें किसी एक ब्लॉक का हिस्सा हैं। बाकी हम कमिंग वीडियो में समझने वाले हैं इंडेंटेशन को अच्छे से। और हमारा जो पाइथन है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को भी फॉलो करता है दोस्तों। आई होप कि आप समझ गए कि हम पाइथन किस टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि पाइथन की जो वीडियोज़ हैं वो सिस्टमेटिक तरीके से आपको मिलती रहे, सारी वीडियो आप सीक्वेंस में प्रॉपर तरीके से चाहते हो, तो आप गूगल प्ले स्टोर से हमारा ऐप यूआईबेस डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।